अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सन 2018 से पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, अपोजिशन में थे, तो उस वक्त यही बात होती थी, इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जाता था कि इदारों को मुस्तहकम बनाया जाए, इदारों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए और इदारों पर उस तरह से उनको अपने इस्तेमाल में, अपने मकासद के हसूल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई सन 2018 में, तो गुज़श्ता तकरीबन 3.25 साल में ये हम बार बार सुन रहे हैं कि जी इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बिलखुसूस नैब के बारे में बात होती है और फिर तनकीद करने का जो सिलसिला है ये भी जारी है, पाक फ़ौज पर तनकीद होती चली आई है। तो इसके पीछे अवामिल क्या हैं? क्यों इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाता है और फिर इदारों पर तनकीद करके क्या हम इदारों को मजबूत कर रहे होते हैं या हम उनको इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं कि अगर कहीं से कोई अच्छा इकदाम भी उठाया जाता है तो वो भी कंट्रोवर्सी की नज़र हो जाता है। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया अमार मसूद साहब ने। सीनियर एनालिस्ट, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमार साहब कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इदारों को मुतनाज़ा बनाने के पीछे आपकी नज़र में कौन हैं, क्या अवामिल हैं और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अच्छा, देखिए, ये जो आपने इब्तदाइया कहा उसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, तो इस हुकूमत ने तो जिस इदारे की बात की जाए उसको मुतनाज़ा कर बना दिया है। पंजाब पुलिस की बात करें, अदलिया की बात करें, नैब की बात करें या फ़ौज पाकिस्तान की बात करें, हर इदारा इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसे मुतनाज़ा भी बना दिया गया। इदारे भी जाहिर है बड़े शौक से ताकत के इस खेल में शामिल हुए हैं और जाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं, आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे, उसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान आपके सामने है और वो बड़े कुछ छुप छुपा के बात नहीं कर रहे। उन्होंने बार में बात की है कि फैज हमीद साहब उनके घर आए, उनको कहते रहे नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला देने के लिए। तो अगर ये बात कहना इदारों को मुलव्विस करना है तो मेरे ख्याल में ये तो कोई दुरुस्त बात नहीं है। फिर कल अबसार आलम ने जिस तरह बताया कि किस तरह आमिर लियाकत साहब को जो है नौकरी पर रखने के लिए जनरल फैज हमीद खुद उनके दफ्तर आ गए। तो मीडिया इसी तरह अगर इदारे मीडिया कंट्रोल करते रहेंगे, सोशल मीडिया के ट्रोल्स बनाते रहेंगे, देखिए जिस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपने बड़ा जो है टारगेटेड सा सवाल किया है कि इदारों को मुतनाज़ा बनवाने के लिए क्या ये सब कुछ। देखिए इदारे खुद, हमेशा ये बयान आता है कि आप सियासत से अलग रहें तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, लेकिन अगर आप सियासत में मदाखलत करेंगे तो अभी तो कुछ कहानियां सामने आई हैं, हमें ये भी पता चल गया है गुज़िश्ता कुछ अरसों में कि जजेस से किस तरह फैसले लिए गए, किस तरह नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई की गई, किस तरह सहाफियों को नौकरियों से निकाला गया। तो जिस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई भी सेक्रेड काम नहीं। लेकिन अमार साहब, क्या सब ये हेर से नहीं है जो हम कह रहे हैं? सहाफियों को निकाला गया, फिर किसी को रखवाया गया, फिर फैसले करवाए गए। कल आपने अब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अबसार आलम साहब का खिताब सुना है? जी बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं का भी खिताब सुना है हमने कि जनरल, मेरी बात सुन लेना, अगर अबसार आलम कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद उनके दफ्तर में आए और उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत को आप बिल्कुल तंग ना करें, वो जितने सहाफियों के खिलाफ भी दुश्मनाम तराजी इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें करने दें, और फिर अदालतें भी वही बात कह रही हैं, साकिब निसार साहब ने भी इसी का यही फैसला दिया, तो ये तो बड़ी सामने की बात है ना। शौकत अजीज सिद्दीकी की बात छुपी हुई है, मरियम नवाज जो बात कर रही हैं इदारों के हवाले से, आईएसआई के रोल के हवाले से, ये अब इस माशरे में इस पे बात जरूर होनी चाहिए। और इसका मतलब ये कतन नहीं है कि इदारों के ऊपर बात हो रही है या इदारों की पे तनकीद नहीं हो सकती। अगर आप जो काम, आपका फर्ज मनसबी है, आपने हलफ उठाया है कि आप सरहदों का दिफा करेंगे, आप सरहदों का दिफा कीजिए सर आंखों पे। लेकिन अगर आप इलेक्शन जीतेंगे, जंग नहीं जीतेंगे, तो फिर लोग इख्तलाफ करेंगे, लोग बात करेंगे। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आपने कंट्रोल करने के बावजूद भी आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सके, तो आपको बैकफुट पे अब जाना पड़ेगा और आपको अपने आईनी किरदार के अंदर, अपने आईनी रोल तक अपने आप को महदूद करना पड़ेगा।
ठीक। अगर आप नहीं करेंगे तो एक स्टेज आएगी। अभी देखिए, मैं आपको ये भी बता सकता हूं, आप खुद सहाफी हैं, किसी शख्स से बात कर ले, और ये मैं किसी इंटेलेक्चुअल की, सहाफी की बात नहीं कर रहा, आप लाहौर में क़याम पजीर हैं, आप किसी रेडी वाले से पूछ लें कि भाई इमरान खान की हुकूमत कौन लाया, वो दो नाम देगा आपके सामने। अच्छा अमार तो साहब, ये इस पे तो खैर नैरेटिव, जिस तरह से जो बेहतर अपने नैरेटिव को सेल कर पाता है, ये उस पर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब का नैरेटिव है कि जिसपे वो कहते हैं जी गुज़श्ता हुकूमत जितनी भी थी या नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, चोर थे, लुटेरे थे, मुल्क को उन्होंने लूट लिया, तो वो भी एक एक नैरेटिव है। मिनट एक मिनट अली, एक मिनट, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं। देखिए, ये चोर लुटेरों वाली दास्तान भी बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। मतलब हमें ये बताया गया, कितनी हमाकत वाली बात है कि नवाज शरीफ के पास 4 फ्लैट हैं और पाकिस्तान 70 साल से तरक्की नहीं कर सका उन 4 फ्लैटों की वजह से। आसिम बाजवा की करप्शन की इतनी बड़ी स्टोरी आई तमाम तर सबूतों के साथ। कहीं कोई प्रोग्राम हुआ, कहीं उसके ऊपर पब्लिक डिबेट हुई, कहीं किसी ने कागजात लहरा के कहा कि ये वो सबूत है, किसी ने जो है उनकी फैमिली की ह्यूमिलेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे की, जिस तरह सियासतदानों की होती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सेक्रेड काउज हैं, तो वो सेक्रेड काउ चलें, कोई भी नहीं हो विल सकता एक कंटिन्यू विद जमहूरी दैट। माशरे। मैं इस पर और भी बहुत से सवाल आते हैं, आई बी आस्किंग यू मोर क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू दिस। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं अमार मसूद साहब की राय से कि जी जो मुतनाज़ा बनाने की बात है कि मुतनाज़ा बनाने के पीछे कौन है, कौन ये काम करता आया है या कर रहा है, उसमें इदारे खुद भी पावर गेम का हिस्सा बनते रहे हैं और वो खुद अपने आप को इंगेज करते रहे हैं, जबकि ये क्लेम किया जाता रहा है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? देखें, अभी जो हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पहुंचे हैं, अगर इसके आप पस मंज़र में जाए, तारीख में जाए, 4 दफ़ा तो एक मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुका है और आप सब वाकिफ़ हैं कि क्या उनकी वजूहात थी कि जिसके बिना के ऊपर फौज ने इक़्तिदार संभाला। वो सही हुआ, गलत हुआ, कुछ लोगों ने उससे इस्तेफादा किया, कुछ लोगों ने उसके ज़ेर ताब आ गए, वो जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे। तो उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सीज जो हैं ये इन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। अभी हम इस सतह पे पहुंच गए हैं कि सोसाइटी बिल्कुल पोलराइज्ड हो चुकी है और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये कोई हम में से, चूंकि हमारे पास कोई फैक्ट्स तो है नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसे मालूमात हैं जिसके बिना पे हम कह सकते हैं कि जी किसका वो है, अबसार आलम सही है या अबसार आलम गलत है, या अली अहमद कुर्द सही है या अली अहमद कुर्द गलत है। क्योंकि आप अगर इन सियासतदानों को भी देखें तो आप इमरान साहब के 2011 से पहले बयानात देख लें, वो क्या कहते थे, अभी कुछ और कहते हैं। इस तरह आप बाकी पार्टियों को देख लें कि जब भी इनको मौका मिलता है ये कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक हो जाए या जब इक़्तिदार में होते हैं तो उनके साथ ये चलने की कोशिश करते हैं, जब अपोजिशन में चले जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और वहां पर उनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। अभी ये जितने भी अभी कंट्रोवर्सी जिसका आपने जिक्र किया, ये जो सामने आ रही है, चाहे जस्टिस सदीकी की बात है या अबसार आलम कह रहे हैं या अली अहमद कुर्द कह रहे हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इस किस्म की जो इल्जामात लग जाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि जी सब कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, अभी वक्त आ गया कि इनके ऊपर जो है एक तहकीकात होनी चाहिए। हमें बहसुल कौम, हुकूमत को भी ये चाहिए या जुडिशरी को ये चाहिए, सबको चाहिए कि एक कमीशन बने जो इसकी तहकीकात की तह तक जाए, इन मामलों के तह तक जाए और मालूम करे कि इनमें से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सही। जब वो सामने आ जाए फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भी अगर इल्जामात लगाने वाले अपना आपको प्रूव करता है कि सही है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर जो वो है अगर इल्जाम गलत साबित होता है तो फिर उस आदमी को भी जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए जिसने ये इल्जामात लगाए हैं। तो अभी आगे जो है, चूंकि मैंने अभी जिक्र किया था पोलराइजेशन का, कि वो इतनी ज्यादा हो गई है कि इसमें सच और झूठ का अभी पता नहीं चल रहा है। अभी मतलब जो जिसका जी चाहता है वो बात कर देता है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो सबूत पेश करे। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम वो इस सतह पे हो गया कि इस किस्म के जो अगर कोई हद तक इज्जत की दावा करता भी है, बिल्कुल सही आपने ब्रिगेडियर साहब का। यहीं से मैं बात को 15 साल तक आगे बढ़ाते हुए साबिर शाह साहब आपकी तरफ आता हूं कि क्या आप अम्मार साहब की जो राय है उससे आप एग्री करेंगे, या ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा कि कह देना बहुत आसान होता है, कोई भी कहीं भी किसी भी महफिल में बैठ के क्लेम करता है कि जी
मेरे साथ फलां ने ये कह दिया या मेरे साथ फलां ने ये कर दिया, और वो चीज़ें साबित नहीं हो रही होती हैं, उन पर कोई तहकीकात नहीं हो रही होती हैं, सच और झूठ का पता नहीं चलता, कि पता चल जाए एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल तय हो जाए कि कौन कहाँ पर गलत था और किसने किस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। देखिए अली मुमताज साहब, बात ये है कि इल्ज़ामात इस तरह के जब लगाए जाते हैं 10-10, 12-12 साल बाद, 15-15 साल बाद, तो इल्ज़ाम लगाने वालों से सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गैरत, शर्म हो तो उस वक्त इल्ज़ाम लगाया करो जब सीट पे बैठे होते हो और मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे होते हो। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से अय्याशी कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो, लूट मार का हिस्सा हो, तुम्हें भी किसी हुकूमत ने लगाया हुआ है। इन लोगों को मैं सबको जाती तौर पे भी जानता हूँ, इल्जाम लगाने वाला कोई हो अली मुमताज। इन इल्जाम की क्या हैसियत है? जैसा मैंने पहले कहा, उस इल्जाम की हैसियत होती है जब आप सीट पे बैठे हो बड़ी लुक्रेटिव पोजीशन पे और आप अपनी सीट की परवाह न करते हुए किसी पर इल्जाम लगा दो। आज जनरल फैज सीट से हट गए हैं और पेशावर के कोर कमांडर हो गए हैं, तो हमारा डर खत्म हो गया। पहले क्या डर था? इसलिए राना शमीम से पूछे पहले क्या खौफ था साकिब निसार का, उन्हें तो गए हुए बड़ा अर्सा हो गया हुआ। एंड दिस डज नॉट मीन दैट आई एम सपोर्टिंग एनीबॉडी हियर। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना किसी जनरल फैज का, ना साकिब निसार का। इल्जामात लगाने वालों को बताइए कि आप अपनी इज्जत का सौदा करते हैं इस तरह। यार ये बकबक बंद कर दें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। कोई कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि आपने ये सारी कहानी जो सुनाई है, ये आप ये मुझे बताइए कि मैंने क्या बात करनी है, 70 साल से क्या हो रहा है या इस हुकूमत ने क्या किया? मेरे जाती ख्याल में इसी ये हुकूमत वही कर रही है जो 70 साल से हो रहा है। ये जस्टिस मुनीर केस, मौलवी तमीजुद्दीन केस 66 साल पुराना तो हो गया, तो जज आज के तो नहीं दिखे हुए ना यार। ये जुडिशरी का रोल भी बड़ा भयानक रहा है, आर्मी का रोल बड़ा भयानक रहा है। ये जो गेट नंबर 4 पे जाते हैं बकौल शेख रशीद के, पहले आर्मी की मदद से इक़्तिदार में आ जाते हैं, फिर जो ही आते हैं इक़्तिदार में आंखें दिखानी शुरू कर देते हैं। तो भाई अगर मैं आपका कोई फायदा करूंगा, आप मुझे आंखें नहीं दिखा सकते। मैं ताकतवर हूँ, मैं आपको आपके जो है ना आपका बेड़ा गर्क कर दूंगा। और नवाज शरीफ साहब बहुत खुशकिस्मत है कि ना इनके खिलाफ आज तक कुछ हुआ ना होगा। ये मुजरिम है, इनकी बेटी मुजरिम है, मगर आपके सामने वो लंदन में, ये यहाँ है। और मरियम का खामद भी मेरे ख्याल में सजा याफ्ता है किसी एहतसाब अदालत से, उसको भी को हाथ नहीं लगाया। तो जो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड कोई 2 महीने को, 6 महीने को, साल 2 साल नैब की सजा काट आया हुआ। कौन सी जायदाद बिकी है? कभी नहीं बिकेगी, कुछ नहीं होगा। इसी तरह इमरान खान भी जब उतरेंगे अदालत में जाएंगे, ये आज आपको मैं बताऊं, बहुत सारे केसेस का सामना होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। अब मियां नवाज शरीफ की जहां तक बात है, मीडिया नैरेटिव, अब भाई मैं 31 साल हो गए हैं, इन बहुत सालों से मैं सीनियर हूँ, इनका बाप हूँ मैं आगे पौने चोरों को जानता हूँ। नैरेटिव इसलिए कि मियां नवाज शरीफ ने पैसा बड़ा लगाया मीडिया पे, इमरान खान हमेशा मुफ्त बरी पे यकीन रखते रहे। और बताइए, बेनज़ीर भुट्टो ने पैसा कम लगाया, जरदारी साहब को प्रेस में यकीन नहीं था, तो उनके खिलाफ इल्जाम आते रहेंगे। मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव मुझे भी लिफाफा भेजे, मैं भी बना देता हूँ बड़ा मजबूत। तो ये कहानियां मुझे आप ना सुनाए। आर्मी का जो किरदार है, मैं आर्मी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुदा का वास्ता मैं उनसे ये कहूंगा फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएं। यकीनन फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। तो नहीं, तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए आप आर्मी की क्यों कह रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन से कहें। नहीं यार, ये सारे इदारे, सारा ड्रामा है, हुकूमत के अंदर ही होता है सारा कुछ, और हुकूमत से ऊपर फौज बैठी हुई है। इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है? जिस आदमी को मैं लगाऊंगा वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पीकर नेशनल असेंबली हो या स्पीकर सेनेट हो, चेयरमैन सेनेट हो, ये सिटिंग एमएनए को स्पीकर कौमी असेंबली नहीं होना चाहिए, और इसी तरह चेयरमैन सेनेट को सेनेटर नहीं होना चाहिए, इंपार्शियल होना चाहिए। ठीक है साबिर शाह साहब, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर जी। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे, तो यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अमार मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि दैट करेज इज मिसिंग, जो अभी साबिर शाह साहब भी कह रहे थे कि जब आप इक्तदार में हैं या जब आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप उस वक्त बात करें, बाद में कह दिया जाता है। और जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि कहना तो आसान होता है, उसको साबित भी करना होता है, तो साबित कौन करेगा? आपने आमिर लियाकत हुसैन साहब की मिसाल दी,
उनके तो मामलात इस तरह के हैं कि अभी ये जॉइंट सेशन से पहले उनसे पूछा गया, गालिबन एजाज साहब ने सवाल पूछा कि जी आप तो नाराज़ थे, आप किस तरह से आगे, तो उन्होंने कहा जी हम आए नहीं, हमें लाया गया है और बड़े एहतमाम से लाया गया है, और कौन लेकर आए हैं, वही जो लेकर आते हैं। तो बाद में फिर उनसे वो बैकआउट करके उन्होंने फिर बिल्कुल स्टेटमेंट ही चेंज कर ली। जी बिल्कुल, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि वो जो है बचपन से उनका कुछ लोग ख्याल रखते हैं, तो वो उन्हीं के तवज्जुद से आए, और वो माशाल्लाह जाहिर है अब हमें अंदाजा हो गया है कि उनकी अपॉइंटमेंटें, उनकी नौकरियां बड़े बड़े चैनल्स पर किस तरह होती थी। 1 करोड़ से ज्यादा पर मंथ उनकी तनख्वाह भी रही हुई है, और हमें सब कुछ पता है। देखिए ये बहस बहुत जड़ पकड़ गई है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, और बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप किसी ना किसी हवाले से, और ये बात कर रहे हैं कि जब आप सीट पे होते हैं तो फिर आपको एहसास नहीं होता, और जब सीट से निकल जाते हैं तो आपको दुख सताता है। ये बिल्कुल सही है। अब सार आलम साहब जब सीट पे थे, आपको याद होगा कि उनकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मुझे फोन आए हैं कि फलां चैनल बंद कर दो, फलां। उस वक्त वो नौकरी के ऊपर थे। अब सार आलम ने तकरीबन 15-16 माह नौकरी की, चेयरमैन पेमरा की, और उसके बाद वो इस बात के मुकदमे भुगतते रहे कि आपने जो 16 माह नौकरी की है उसकी तनख्वाह वापस करें। ठीक है, ये एक सिविलियन के साथ सलूक हो रहा है। दूसरी जानिब जो सलूक आसिम बाजवा के साथ आपने देखा है, वो भी आपको पता है, और मैं और आप सारे उसमें शरीक हैं। ये चैनल मालकान सब कुछ, जुडिशरी, हमारे से तहकीकात होनी चाहिए ना, तहकीकात होकर सामने आना चाहिए। आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है? एक मिनट जिसमें मैं यहाँ पर कतई कलामी की माजरत में ये भी ऐड कर दूं, भी आपने अफसार आलम साहब के चूंकि बार बार जिक्र किया, तो अफसार आलम साहब पर जब ये गोली चली थी तो उस वक्त भी ये तासुर दिया गया था कि ये तो जी उस तरफ से कार्रवाई डली है, जबकि जब बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, एजेंसीज ने मालूम किया कि माजरा क्या था, तो वो मामला कुछ और निकला। मतीउल्लाह जान साहब का भी कुछ और निकला, असद तूर का भी कुछ और निकला। एक मिनट, मुझे तो नहीं पता क्या निकला वो मामला। जाती मामला था उनका। नहीं, ये किसने कहा है आपको? ये दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। अगर इफ आई हैव बीन टोल्ड बाय समबडी, टोल्ड बाय हु? I have been told by somebody, if I have been told by somebody and if I believe them, then अगर आप जिस तरीके से मान रहे हैं कि अफसार आलम साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा, उन्होंने गलत बयानी नहीं की है, तो फिर इसी तरीके से जब मुझे किसी ने, somebody who's into it, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, तो then that means that I have to listen to that information and accept it as well. लेकिन आपको तो, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर वो तो हर जगह यही चीज, अच्छा मतीउल्लाह जान की भी यही थी, उमर चीमा की भी यही थी, और अहमद नूरानी की भी यही थी। सब लड़कियों के भाई पहुंच गए थे मारने के लिए। ये कहानी पहुंची, आप खुद ही कुछ कह रहे हैं। नहीं, ये लड़कियों के भाई नहीं, अहमद नूरानी के बारे में नहीं, ये आप खुद ही अमार साहब कुछ कह रहे हैं, लड़कियों के भाई बीच में कहां से आ गए? बेटे बात ये है कि आज तक ये सहाफी सारे इंसाफ के तलबगार हैं। किसी की गोली मारी गई, किसी को मारा पीटा गया, किसी को कपड़े उतार के मोटरवे पे छोड़ दिया गया, और वो सारे आज तक तलाश में है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो होनी थी, वो जो इस्लामाबाद सेफ सिटी बनना था, वो जो हर तरफ कैमरे लगे हुए थे, वो किधर है? अच्छा, अब खैर ये आपके पास बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात ये, मैं मेरी खैर इंफॉर्मेशन को किसी हद तक आपने एंडोर्स भी कर दिया कुछ बात कहकर। जी नहीं, ये तो बात निकाली जाती है ना कि सारे सहाफी जो जमहूरियत के हक में है उन्हें लड़की के भाई मारते हैं। हद हो गई है ये तो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, देखिए जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है और बात होनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो बताया करते थे कि सीनियर सहाफी जो हैं कि एक जमाना था जब आप अखबार में आप पारा का लफ्ज नहीं लिख सकते थे, जब आप सादा लिबास वाले नहीं लिख सकते थे, जब आप रावलपिंडी लिखते हुए एडिटर से मशवरा करते थे। मेरा इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है अखबारात की सहाफत का, लेकिन अब देखिए ये डिबेट कहां तक पहुंच गई है। और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात होती थी, ड्राइंग रूमों में होती थी, एडिटर्स करते थे और इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान। अब ये डिबेट गुज़िश्ता 3 साल में कॉमन मैन तक पहुंच गई है, जो कि एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज पार कर चुके हैं। अब हमें समझ आ गई है कि क्या वजह है कि यार 70 साल हो गए हैं, ना स्कूल बनते हैं, ना अस्पताल बनते हैं, ना सड़कें बनती हैं, तो क्या मसला है इस मुल्क में? कौन जो है इस सारी तरक्की की राह में रुकावट बना हुआ है? तो अब ये डिबेट
खुल गई है और डिबेट का खुल जाना बहुत अच्छी बात है कि मैं जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर लोग काउंटर आर्गुमेंट करें, जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस पे बात करनी चाहिए ना। आपको ये क्रेडिट जाता है कि आप कम से कम इस पे बात कर रहे हैं, जरूर बात करनी चाहिए। और मतलब अगर कोई भी इदारा अपने किरदार, आईनी किरदार से आप बाहर निकलेगा तो उसकी तादीब होनी चाहिए, उसकी ताजीर होनी बिल्कुल होनी चाहिए। चाहिए। ये एंड क्या आई बिलीव के इदारों में भी जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कशन पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर वो इस तरह से अगर कोई काली भेड़ें हैं तो कहाँ पर हैं, किस महकमे में हैं कि जो उस महकमे को, उस इदारे को जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल बना रही है। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप समझते हैं कि अब ये तरक्की की राह में पूछ लेता हूं आपसे कि तरक्की की राह में आपकी नज़र में कौन रुकावट है? क्योंकि अमार साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि हमें अब जाके पता चल गया है कि तरक्की की राह में कौन रुकावट है। देखें, तरक्की की राह में रुकावट जो है वो काफी फैक्टर्स हैं इसके। उसमें जो हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उसमें बहुत इनकॉम्पिटेंस है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन भी है। तो एक फैक्टर ये है। एक फैक्टर है हमारी पॉलिसीज का, कि हमने कुछ ऐसे पॉलिसीज परसू की जिससे पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म जो है वो उसने जन्म लिया। हमने कुछ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको हासिल करने के लिए इस किस्म की कुव्वतों को नर्चर किया, उनको इस्तेमाल किया। वही जो उन्होंने हमारे कोई फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव नहीं किया, लेकिन उसने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की रियासत को। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जब तक आप इनको दुरुस्त नहीं करेंगे और अपने पांव पे खुद खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में इस किस्म के मामलात, जो फॉल्ट लाइन के ऊपर हम ये पॉलिसीज बनाते हैं, वो इस तरह रहेंगी और हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अभी बात यह है कि अगर हम ये आर्गुमेंट मान लें कि जो ये लोग इल्जामात लगा रहे हैं बाद में जब निकल के और इधर उधर इल्जामात उड़ रहे हैं, अगर ये सही भी हैं तो ये खामोश क्यों है? अगर मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है तो मैं खामोश क्यों हूं? होता यह है कि ये तमाम लोग जितने भी हैं, अगर आप इनको देखें, इनके कुछ ना कुछ स्केलेटन्स होते हैं कबर्ड में। अभी उन स्केलेटन्स को छुपाने के लिए फिर ये खामोशी इख्तियार करते हैं और दबे लफ्जों में कहीं इधर बात कर दी, कभी उधर बात कर दी, कभी खुल के बात कर दी, कभी गायब हो गए सीन से। ये खत्म होना चाहिए। मेरा अपना वो है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है और जिस तरह ये एक्यूजेशंस उड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जुडिशरी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी खुद इसकी जद में आ गई है और चूंकि फौज भी इसकी जद में आ गई, तो फौज ऑल्सो मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल तो आपकी नज़र में व्हाट इज द वे आउट करेगी कि ऐसा कमीशन बने जिसमें ये एक्यूजेशंस जो है ना, इसको हम खत्म करें, वंस एंड फॉर ऑल खत्म करें कि किस तरह हो गया। और ये प्रूव हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो इल्जाम लगा रहा है या तो वो प्रूव करेगा, अगर प्रूव नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। साबिर शाह साहब, क्या आपको लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग? अब कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी तकारीर हुई, फिर इसके अलावा और भी हम जगहों पे देखते हैं कि तकारीर होती हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये सारा मामला जो है ये नैरेटिव्स बिल्ड करने का है। अभी मुमताज साहब, मुझे याद है मेरे आसमा जहांगीर साहबा से मेरे ताल्लुकात तो थे, लेकिन बहुत खुशगवार नहीं थे। एक दफा मैंने ये खबर भी छाप दी थी कि ये टैक्स डिफॉल्टर है, तो दादा मुझसे मिली थी आके। मुझे उनकी किसी बात पे कभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन एक इंटरव्यू उनका पीछे चल रहा था टीवी पे, एक बड़ी काम की बात थी आसमा जहांगीर ने। ज़ाहिर पढ़ी लिखी थी, इंटेलेक्चुअल थी, उनकी फैन फॉलोइंग थी। तो आसमा जहांगीर ने यह कहा कि फौज को तो हराने का एक ही तरीका है कि पॉलिटिशियन जो है इनका किरदार बहुत आला हो जाए, इतना आला हो जाए कि फौज वाकई बैरक्स में चली जाए। तो मैं ये बात, अब वो कैसे आना होगा यार? यहाँ इलेक्शन लगा के करोड़ों रुपए लगा के आदमी आता है, तो उसने करोड़ों नहीं कमाने। सिस्टम आपका फ्लॉड है। किराए के मकान वाला वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है? जिस दिन वो बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा हालात बेहतर हो गए। जिस दिन फौज इलेक्शन वाले सारे एरिया साइड भी हो जाएगी, हालात और बेहतर हो जाएंगे। जिस दिन जजेस ईमानदार हो जाएंगे, मीडिया जो है वो अपनी ये लिफाफे लिफूफे लेके अपने नैरेटिव बिल्डिंग सो कॉल्ड इसको बंद कर देगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ कोई एक आदमी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। ये भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ कि मेरे आगे एक टोंगे वाला है जो रास्ता ही नहीं दे रहा, अभी एक साइकिल वाला नहीं दे रहा था, फिर एक लैंड क्रूजर वाला गुजरा, उसने बदतमीजी की। सड़कों पे आवाम बदतमीजी कर रही है, तो एक नवाज शरीफ को या इमरान खान को कितना ब्लेम देंगे? मेरी बात कट गई थी अली मुमताज साहब पिछले सेगमेंट में। मैं ये कह रहा था कि फ्री और फेयर इलेक्शन बहुत ही खूबसूरत नारा है। ये नवाज शरीफ साहब तो इसलिए लगा रहे हैं कि ये बात ठीक है
कि इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत गिरा हुआ है, महंगाई की वजह से, इनके यू टर्न्स की वजह से, और जो चोर चक्के इनकी साइडों पर बैठे हैं उनकी वजह से। तो यकीनन अगर इलेक्शन होगा तो नवाज शरीफ साहब तमाम मुकदमात के बावजूद जीतेंगे। इसका ये मतलब नहीं वो साफ सुथरे आदमी। इसका मतलब ये देखिए, इंडिया में 92 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, 67% वोट कास्ट करते हैं। वो ये मोदी जैसे दरिंदों को भी इलेक्ट कर लेते हैं और उनकी असेंबलीज में 30, 35, 40% क्रिमिनल ही जीत के आते हैं। तो कोई बात नहीं, स्कोप तो नवाज शरीफ साहब का ही है, और खुद ना भी आए, डिस्क्वालीफाई रहे, फर्ज कीजिए अदालतें उनके हक में ना फैसला दें, तो वो किसी भी शायद खाकान अबासी पे उंगली रख देंगे, वो वज़ीर आज़म बन सकता है। हाँ, इमरान खान ने 2 बड़े आला बिल अपने लिए पास करवाए ओवरसीज पाकिस्तानी का, उनके पास बहुत वोट है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। दूसरा, महंगाई के बावजूद वो किस तरह जीतेंगे भाई? वो ईवीएम से इलेक्शन कराएं या ना कराएं, अगर खुद असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो केयरटेकर गवर्नमेंट उनकी मर्जी से आएगी। ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को जानते हैं। और फिर इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव्स में तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, तो एज पर योर एनालिसिस दिस इज व्हाट इमरान खान साहब इंटेंड्स टू डू। ही व्हेनेवर ही डज इट, दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू गो अबाउट द बिजनेस। आखिरी बात मैं कर लूं, एक मुझे इजाजत दीजिए। जी जी प्लीज। अब हालात चूंकि हवा भी रुख बदल चुकी है, तो सारा कुछ इमरान खान के अपने बस में भी नहीं है। एक वोट भी चाहिए होगा, तो अगर कोई नहीं लेने देगा वो वोट, तो वो वोट ये हासिल नहीं कर पाएंगे। यही मैं नवाज शरीफ साहब को भी टेलीविजन प्रोग्राम में कहता हूँ कि दीवारें मुक्के मारने से नहीं तोड़ी जाती, सीढ़ी लगाई जाती है तरीके के साथ, या कोई कुमंद लगाई जाती है। तो फौज एक हकीकत है, उसको जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगे वो बेहतर है, वरना दीवारों से टक्कर मारते रहे। ठीक जी, हम एक ब्रेक लेते हैं साबिर शाह साहब जी। वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी हिस्सा होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अमान मसूद साहब, जो कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे जो तकारीर हुई, जिसमें ख़ास तौर पे अली अहमद कुर साहब की भी जो तकरीर थी, क्या आप समझते हैं कि ये मौके की मुनासबत से ठीक नहीं थी, नहीं होना चाहिए था? और साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कुछ अपने नंबर बनाने का एक तरीक़ाकार है, या अगर इस तरह आप तकारीर कर दें तो आपको शाबाशी मिलती है और आपको ये एक टैग लग जाता है आप पे कि हाँ जी देखो बड़ा दलेर है, कि फलां के खिलाफ बात करना दलेरी है, तो लिहाजा अगर कोई भी बात करेगा तो वो दलेर होगा? यार ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। मतलब इस तरह की बात करने के पाकिस्तान में नताइज बड़े वाजे होते हैं। आप अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली की जिंदगी वल्नरेबल बना सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के जत्थे माँ बहन की गालियां दे सकते हैं। आपके तमाम किस्म के, आपका माशी कत्ल हो सकता है, आपकी जॉब्स खत्म हो सकती हैं। और हमने देखा कि वो एंकर जो जरा ज्यादा जमहूरियत पसंद थे वो सारे फारिग हो गए, वरना एक जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि तलत हुसैन, नुसरत जावेद, मतीउल्लाह जान, इनके बगैर भी पाकिस्तानी मीडिया हो सकता है। ये लोग आप मुझे वैसे बेहतर बता सकते हैं। हमारे साहब आप इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, तलत साहब के बारे में तो सुना है कि शायद अनकरीब वो किसी चैनल पे प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, मैं इस तरह की बात पे क्यों यकीन करूं? जब तलत चैनल पे आएंगे सारे देख लेंगे, पहले से मुशगाफियां करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह है कि इस तरह की बात करने के इस माशरे में नुकसानात हैं। कोई और माशरा होता तो उसके अंदर यकीनन बहादुरी के तमगे मिलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गालियां, अगवा, शुमाली इलाका जात की सैर आपके नसीब में हो सकती है। तो इन खतरात को जो मद्देनजर रखने के बावजूद जो ये बात करते हैं वो इस माशरे के बड़े दलेर लोग होते हैं और आने वाले कल के वो हीरोज होंगे। एक बात जिसका मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा, ब्रिगेडियर साहब ने, और मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है, उन्होंने फरमाया कि हमारा असल मसला फॉरेन पॉलिसीज का रहा है। ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी सोचनी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा से किसके कंट्रोल में है? कौन जो है अफगानिस्तान को अपना सूबा बनाना चाहता था? अफगान जहाद में किसने हमें झोंका? फिर मुशर्रफ ने आके जिस तरह वो बाजी पलटी है, हम अपने ही लोगों को गिरफ्तार कर करके अमेरिका में बेचते रहे हैं। तो उसके बाद भी आज भी फॉरेन पॉलिसी हमारी सारी फौज के कंट्रोल में, माने ना माने इस बात को, तो फॉरेन पॉलिसी में गलतियां हुई हैं, उसका खमियाजा 22 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ा है। लेकिन ये गलतियां किसकी हैं? मेरी गलती है या आपकी गलती है? या साबिर शाह की गलती है? ये हमारी गलतियां नहीं है, हमें भुगतनी जरूर पड़ रही है।
दहशतगर्दी का एक अफरीत है जो मुद्दतों से पाकिस्तान को चाट रहा है। किसकी गलती है ये? मेरी गलती है, आपकी गलती है, या हमारे सुनने वालों देखने वालों की गलती है? ये हमारी, बिल्कुल दुरुस्त ब्रिगेड साहब ने फरमाया, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की गलती है। किसी वजीर आजम की जरूरत नहीं हो सकती कि वो कोई फॉरेन पॉलिसी के कमीशन की भी बात की थी ब्रिगेडियर साहब ने, कमीशन पे क्या कि जो आपने शुरू में कहा कि जी इस तरह से कह दी जाती है बात और उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सच और झूठ का पता चल जाएगा तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाते हुए। जो हमारा बुनियादी सवाल भी था और आज के प्रोग्राम में मौजू भी था कि उनको मुतनाज़ अगर कोई बना रहा है या उनके बारे में कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी तजवीज है, बहुत ही अच्छी तजवीज है, लेकिन माजी में आप देख लीजिए जो कमीशन बने, क्या उनकी रिपोर्ट हमें मिल सकी? क्या हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो सकी? क्या उसामा बिन लादेन वाले कमीशन की, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो सकी? क्या एपीएस वाले कमीशन के बारे में हकाइक हमें पता चल गए? वालिदैन सरेआम खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के नीचे कुछ और बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस हद तक इस बात पे यकीन रखता हूं कि अब जिस सतह पर अवाम का एंगर पहुंच गया हुआ है, अवेकनिंग पहुंच गई है, अब बहुत जरूरी है, और सियासतदान भी यही बात कर रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए और उसके अंदर तमाम लोगों को बैठना चाहिए। जिन लोगों की गलतियां हैं उन लोगों को मूरद इल्जाम ठहराना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए। बिल्कुल उस सही। जस्टिस सेठ वकार का फैसला आपको याद है? उन्होंने क्या कहा था कि जी मुशर्रफ वो शख्स है जिसने आइन तोड़ा, उसकी लाश को 3 दिन तक डीन चौक में लटका। ठीक, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब से मैं क्लोजिंग कमेंट ले लूं। जो आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की, तो इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की वो बात करते थे, जबकि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें सिर्फ रिकंसिलिएशन की बात हुई थी। ब्रिगेडियर साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। देखिए, बिल्कुल साउथ अफ्रीका में हुआ था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी, और मेरे ख्याल में बिशप डेजमंड टूटू उसके सरबराह थे। लेकिन फिर हमें साउथ अफ्रीकन की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह को तमाम जितने भी लोग हैं जो भी कंट्रोवर्शियल बने हैं, उनका इतनी बड़ा दिल होना चाहिए जितना नेल्सन मंडेला का था, जो 27 साल कैद में रहे बगैर किसी ट्रायल के, लेकिन उनमें कोई वो नहीं आया। हमें मतलब है कि मेरा अपना वो है कि पास्ट में रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे वाला शीशा गाड़ी का हमेशा चौड़ा होता है, जो रियर व्यू मिरर होता है वो छोटा होता है। बिल्कुल पीछे देखना चाहिए, खतरात होते हैं पीछे भी, लेकिन हमें अभी आगे देखना चाहिए। और ये बिल्कुल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के मैं बिल्कुल हक में हूं। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन शायद इसलिए ना कि किसी को सजा और जजा मिले, क्या हम अपनी गलतियों को पहचाने कि क्या हमने गलतियां की, क्या किया, और आगे किस तरह ये नए कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए और हम सारे मिलके ये कहें कि जी आगे हमने किस तरह चलना है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए लाजिम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। अम्मार साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव हैड अनदर कमेंट फ्रॉम यू। जी साबिर शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अपकमिंग फ्राइडे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।